हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते। तो साथियों, बात कर रहे हैं हम राजस्थान आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सीनियर सेकेंडरी भर्ती परीक्षा के साइंस विषय के बारे में। साथियों, आपका टाइम मैं कतई वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने पहले आपको बता दूं, पार्ट फर्स्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है इस वीडियो का। आप जो पार्ट फर्स्ट है वो जाकर जरूर देखिए। और इसके अलावा जीके वाले पेपर पे भी मैंने पूरी रणनीति आपको बता दी है। पूरा एक विस्तृत एनालिसिस जो था वो मैंने बता दिया है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। और आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। हम बात कर रहे थे आरपीएससी रामबाण तोड़ सीरीज में। अभी तक अपने सिलेबस की जो हेडलाइन थी उसमें अपने बायोलॉजी का जो 12th वाला पोर्शन था वो हमने देख लिया था। अब साथियों, टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। एटॉमिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में मैं आपको बता दूं, पहला जो चैप्टर साथियों वो आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं पहले कह रहा हूँ, आपके सिलेबस को हमने आरपीएससी ने 3 पार्ट में बांटा था, अपन ने इसको 7 पार्ट में बांट दिया है। तो साथियों, टुकड़ों में बांटते हुए अपन तैयारी करेंगे, हर चीज़ को बड़ी सावधानीपूर्वक लेते चलेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो साथियों, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटॉमिक मॉडल एंड दियर लिमिटेशंस, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि जो हाइजीन ने दिया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स, आपबाउट सिद्धांत, पाउली का सिद्धांत, हुंड का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट मास, मोल कंसेप्ट, सिंबल आइंस, रेडिकल्स, वेरियस वैकेंसीज, टाइपो फॉर्मूलाज, इम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। तो साथियों, केमिकल स्टाइकोमेट्री। तो ये वाला जो पोर्शन है अब आपके सामने आता है कि ये पोर्शन कहाँ से पढ़े। तो इसके लिए बेसिक और सबसे बहुत ही बढ़िया है कि आपकी जो 11th-12th की जो केमिस्ट्री है, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी वाला पोर्शन है, वहाँ से ये वाला पोर्शन आप ज़रूर पढ़ें। इस वाले पोर्शन में आपको ध्यान है, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ाया जाने वाला पार्ट है, जो कि शुरुआती दिनों में आपको केमिस्ट्री के प्रारंभिक दिनों में आपको पढ़ा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन आपका सभी का, अधिकतर बच्चों का ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं तो ये वाले टॉपिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी इन सभी इन सभी टॉपिक्स का एक सार है। और इतना ही नहीं, मैं यूँ नहीं कहता, आरपीएससी सेकंड ग्रेड ही नहीं, कोई सा भी एवन एग्ज़ाम हो जिसमें अगर ये टॉपिक अगर आपके उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, तो साथियों उसके लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही मेरे हिसाब से करना चाहिए। और इसके बाद साथियों चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो वो है अपने पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि आपके बंध के सभी प्रकार हो गए। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, सामान्य प्रॉपर्टी क्या है दोनों की, दोनों में थोड़ा अंतर देखना है। पोलराइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है। इसमें से प्रश्न बनने की संभावना होती है, हो जाती है। और जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स और डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, फजान्स का नियम, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये सीधे सीधे टॉपिक है, फजान्स का नियम कुछ भी नहीं है, एक दो हो जाएगा, स्केल अपन बता देंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, फजान्स का नियम तो कुछ भी नहीं है, यानी कि स्मॉल के टाइन लार्ज ए नाइन। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आती है अपने पास कई सारी है, और जैसे जैसे आप अपन पढ़ते चलेंगे उससे जैसे बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने वीडियो का जो मोटिव है वो यही है, पहले अपन सिलेबस को एक बार अच्छे से रीड कर रहे हैं। सिलेबस का एनालिसिस अपने माइंड गेम में, अपने माइंड सेट में होना चाहिए, तो वो वाली बात है साथियों यहाँ पर। और उसके बाद अपन अगली यूनिट पर जो चलते हैं वो है साथियों यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर मेंडेलीव की आवर्त सारणी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिक पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जो कि हेनरी मोजले ने दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नोमेनकल्चर ऑफ एलिमेंट्स, पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, यहाँ पर आयनिक त्रिज्या और आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आईई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड वैलेंसी। तो साथ यहाँ पर जो कि आईपी और आईई या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो ये साथियों ये वाले जो पोर्शन है, इन पर यहाँ पर आपको सीधा सीधा ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि इधर से जाएंगे तो बढ़ेगी, इधर से जाएंगे तो घटेगी। तो ये क्या क्रम होता है ये आपको बड़ी ही आसानी से समझना है, और अपन इसको समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़्यादा एकदम लाइटली समझेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम। बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ही सुलझे तरीके से अपन को पढ़ना है। ये मैं बता दूं, आपकी एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है वहाँ से ही इसके सारे टॉपिक्स वहीं से लिया गया है, और इसके जो प्रश्न बनते हैं वो साथ ही इसमें न्यूमेरिकल बनने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ पर आपके थ्योरी वेस्ट यहाँ पर प्रश्न कम से कम बनने की उम्मीद है। इससे यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो यहाँ पर न्यूमेरिकल इस यूनिट से बनता है, मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती नियम और उसकी एप्लीकेशन, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, ली चेटेलियर्स का प्रिंसिपल, इसकी एप्लीकेशन, फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अपने आप, और यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्ट का जो वो होता है, तो इसमें साथियों आपका थ्योरेटिकल प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बनेगा तो। अन्यथा इसमें मोस्टली जो प्रश्न है वो साथियों न्यूमेरिकल टाइप ही बनते हैं। आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पीएच स्केल, बफर सॉल्यूशन, डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव जिसे कहा जाता है, और इम्पोर्टेंट और उसकी उपयोगिता, सोल्युबिलिटी, प्रोडक्ट एंड इट्स यूज। तो साथियों ये था यहाँ पर अपना साम्य वाला पार्ट, और उसके बाद अपन चल रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। आसान है, सरल है और छोटा सा है, कुछ भी नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट है, और जो कि शायद आपको सभी को आता होगा, क्योंकि आप अगर बीएससी करके आए हैं तो अच्छे से आता होगा। ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, कैसे आप ON निकालते हैं, ये तो आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जिसमें जो अपवाद है उनका एक बार देख लेना। बाकी कुछ इस वाली यूनिट में ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लेंचिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग और एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये वाला पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन चल रहे हैं साथियों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके लिए साथियों विभिन्न प्रकार के जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो ये वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोपोसाइड टेस्ट है, यहाँ पर अपना सल्फर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये, और नाइट्रोजन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो साथियों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से अब की बार भी 2022 का जो पेपर था साथियों, उसमें भी एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसमें इस वाले पोर्शन में से प्रश्न बनता है। और क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस, और यहाँ पर कार्ब एनाइन, और इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये वाला पोर्शन जनरल GOC का है, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो कि आपको 11th-12th में काफ़ी अच्छे से दे रखा है। हाइड्रोकार्बन्स अगली यूनिट है। हाइड्रोकार्बन्स आपको ध्यान होगा GOC के जस्ट बाद आने वाली NCERT में यूनिट है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्किन, एल्किन, एल्काइन, जो कि तीनों हैं। और फिर यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन सिर्फ है। ज़्यादा आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ बेंजीन देखना है, और बेंजीन के इर्द गिर्द बेंजीन का परिवार देखना है, क्योंकि फालतू आप और अदर ज़्यादा संहिता पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है अपन उसके बाहर नहीं जाएंगे, अपन उसको ही ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा साथियों वो बनेगा कंसेप्ट पे। सीधा सीधा वो आपको 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 4। चारों के अलग अलग कंपाउंड होंगे। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है, उस पर आपको राइट और रॉन्ग वाला पोर्शन चेक करना है। तो साथियों ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। और अब आता है ये वाला पोर्शन साथियों, मैंने आपको बताया ये कंप्लीट हुआ आपका 12th स्टैंडर्ड, यानी कि सीनियर और सीनियर सेकेंडरी वाला स्टैंडर्ड वाला जो पोर्शन है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, जिसका सिलेबस एनालिसिस था, कहाँ से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। इस पोर्शन के लिए एक ही मैं बुक सजेस्ट करता हूँ, वो है सिर्फ आपकी और हमारी सबकी प्यारी NCERT। एक ही बुक है NCERT, आप सबकी प्यारी और हमारी प्यारी और हमारे सबकी माता है साथियों। NCERT अपन को इसके लिए 12th वाले स्टैंडर्ड के लिए यही सजेस्ट करनी है। अब बात करते हैं फिजिक्स में। अब सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है कि फिजिक्स पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो साथियों इसके लिए मैं आपको फिजिक्स क्यों, इसके लिए मैं साथियों मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं फ़िलहाल आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ें, क्योंकि पता नहीं कब क्या कट ऑफ चल जाए, वो आपका एक पर्सनल मैटर है। उस पर फिर हम आप अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल अपना फोकस यही होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको वीडियो में बता रहा हूँ, मैं सिलेबस का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं पूरे सिलेबस का एनालिसिस ही आपको मैं बताऊँगा। मैं ऐसा कतई नहीं हूँ कि अगर फिजिक्स छोड़नी है तो मैं इसको बताऊँगा ही नहीं। तो साथियों बात करते हैं फिजिक्स का। पहला यहाँ पर चैप्टर है आपके सामने, 12th वाला चैप्टर है ये, फिजिकल
वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर फंडामेंटल एंड डेराइव्ड सिस्टम यानी कि 11वीं की जो फिजिक्स का जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। आपको यूनिट सिस्टम्स देखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि वी में सूत्र देखना है, वी में इक्वेशन देखना है, एक्यूरेसी और एरर इन मेजरमेंट। तो साथियों ये वाला पोर्शन आपकी 11वीं 12वीं वाली जो किताबें हैं उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। परंतु साथियों इनमें से बनता क्या है, यहाँ से प्रश्न बनता है या तो वी में सूत्र में से प्रश्न बनेगा या फिर बनेगा साथियों आपके एरर और एक्यूरेसी में से। तो साथियों जहाँ तक है आपको वी में सूत्र वाला जो पोर्शन है ये भी साथियों दो तीन तरीके से वहाँ पर प्रश्न बनते हैं वी में सूत्र के भी। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता ही बनता है। ये वाला टॉपिक थोड़ा आसान है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो इसको मत छोड़ना, इनमें से एक प्रश्न बनता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगला है सदिश वेक्टर्स, यहाँ पर अदिश नहीं है सदिश ही है। कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर जोड़ गुणा बाकी भाग है जो कि सदिश का योग है, सदिशों का योग, सदिशों का गुणा। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है साथ ही वो आता है काइनेमेटिक्स मोशंस वन डायमेंशन यानी कि 1D में गति, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन एक मोशन यानी कि एक विमीय त्वरित गति, और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेलोसिटी। और यहाँ पर अगली जो यूनिटें आती है वो है यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम, न्यूटन साहब के नियम है। यहाँ पर आवेग है, संवेग है और यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम है। तो साथियों ये जो पोर्शन है ये सामान्य बिंदु हैं, सामान्य टॉपिक है जो कि 11th 12th वाली जो फिजिक्स है उसमें आपको दे रखे हैं। लेकिन इनमें से मैं पहले कह दूं, इनमें से जो प्रश्न बनेगा साथियों वो वही बनेगा, दोनों में से न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। आप कहेंगे कि मैंने न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लिए और सीधा सीधा वहाँ पर पूछ लेगा, ये आपकी एक कुछ किस्मती मानो कि ऐसा प्रश्न बन सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसी संभावना 0.01% है कि ऐसा प्रश्न बने। वो यहाँ पर संवेग, आवेग और संरक्षण का जितने भी नियम है साथियों वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल ही बनेगा। तो आप ऐसा माइंडसेट करके तैयार करना अगर आप चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी काफ़ी लेट है तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं। तो ये यूनिट भी अपनी हो चुकी है। अब अपन चल रहे हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर। वर्क, एनर्जी, पावर साथियों बहुत ही प्यारी यूनिट है और बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पावर, सारे टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से दिए हुए हैं। और इसके जो प्रश्न हैं, इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत आसान होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिर्फ साधारण रीजनिंग भी आती होगी या साधारण मैथमेटिक्स भी आती हैं तो भी आप ये वाली यूनिट कर सकते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर। उसके बाद आता है साथियों यहाँ पर रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन। अब उसके बाद साथियों अगला जो टॉपिक आता है फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, आसानी से ये वाला टॉपिक आप कर सकते हैं। यानी कि घर्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, क्वांटिफाइंग फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण वाला पोर्शन ऐसा है यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। यानी कि इस यूनिट को तो आपको छोड़ना ही नहीं है भाई साहब। आसान है लेकिन आसान तभी होगी जब आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अगर आप इसको छोड़ देंगे कि नहीं आ रहा समझ में तो फिर ये आसान फिजिक्स का एक भी टॉपिक नहीं लगेगा। कोई सा भी देख लीजिए आप, वर्क एनर्जी पावर, या फिर वो यहाँ पर मात्रक और विमा वाला टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी आपको आसान नहीं लगेगा। आपने उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल यहाँ पर त्वरण है, वेरिएशन ऑफ जी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, प्लेनेटरी मोशन है, केपलर्स का नियम है। तो साथ ही ये वाला जो टॉपिक है ये ग्रेविटेशनल वाला है, ये 11वीं 12वीं वाली फिजिक्स वाला पार्ट है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगली यूनिट है जिसमें हुक का नियम है, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, बल्क मॉड्यूल्स है, टॉर्शनल और एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर है, रिजिडिटी। और यहाँ पर अगली जो यूनिट है साथियों वो है तरल गति की यानी कि फ्लूइड डायनेमिक्स, टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का यहाँ, और क्रिटिकल वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यहाँ पर श्यानता गुणांक के बारे में आपको बताया गया है, टर्मिनल वेलोसिटी है, स्टोक का नियम है, रेनॉल्ड्स नंबर है, ब्रोनली का थ्योरम है, और यहाँ पर उसके एप्लीकेशन है।
तो यहाँ पर ये वाला जो तरल गति की है, ये वाला पोर्शन भी आपके 11th-12th वाली फिजिक्स में दे रखा है। बात यह है, क्योंकि अब प्रश्न यही उठता है कि आपने फिजिक्स छोड़े हुए कम से कम 7 से 8 साल हो चुके होंगे, अब फिजिक्स को कैसे कैरी करें। तो साथियों, फिजिक्स को कैरी करने का सीधा सा ऑप्शन यही है, आप फिजिक्स की नियमित क्लास लें, किसी अच्छे टीचर से पढ़ें और इसके रेगुलर इसकी आप प्रैक्टिस करें, जब ही आपकी फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। अन्यथा आप इसको अभी से छोड़ते रहेंगे तो ये एक दिन छूट ही जाएगी, और इसका भी उतना ही वेटेज है जितना कि अन्य सब्जेक्ट्स का है। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप अपना फैसला सोच समझ कर लें। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। साथियों, यही यूनिट, इसका जो बड़ा वर्जन है वो आपको बीएससी वाले लेवल पर मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर ये दे रखा है। अगली यूनिट यहाँ पर रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। ये वाली टॉपिक आप आसानी से कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस टॉपिक में, क्योंकि अगर आपने रीट वगैरह किसी की भी तैयारी की होगी तो वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण वाले प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न की जटिलता बढ़ जाए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस और मिरर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, डिफेक्ट्स इन विजन यानी कि दृष्टि में दोष, और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। सारे टॉपिक सटीक हैं, आसान हैं और सीधे सीधे दिए हुए हैं। अब मेरी ये फिजिक्स वाला 12th स्टैंडर्ड वाला जो पोर्शन है साथियों, वो कंप्लीट होता है। यानी कि अब तक अपने वीडियो में बात किया, अब तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है। अपन यहाँ पर 12th वाला जो स्टैंडर्ड वाला जो पोर्शन है साथियों, वो पूरा अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया गया। यानी कि अपन को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों वाला पोर्शन जो था 12th स्टैंडर्ड वाला, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब अपन के पास आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला पोर्शन। अब आपको मैं बता दूं फिजिक्स वाली बात, तो फिजिक्स वाली साथ यहाँ पर बात है, फिजिक्स का जो आपको जो 12th स्टैंडर्ड वाली जो फिजिक्स है, ये आपको अगर ठीक लग रही है तो इसको ज़रूर से करें, अच्छे से करें और आराम से हो जाएगा। काफ़ी टाइम है, फिजिक्स के ज़्यादा टॉपिक नहीं है। पूरी यूनिट्स की बात करें, बीएससी की लेवल की और 12th की, टोटल 18 यूनिट्स आपके यहाँ पर बनती है, जिसमें से मैं ग्रेजुएशन वाली फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी टिपिकल है, लेकिन उसके हैक्स जो है, उसकी जो ट्रिक्स हैं वो आसान है। वहाँ से सीधा प्रश्न चोरने वाली ट्रिक्स है कि सीधा आपका प्रश्न मिल जाए, तो वो बीएससी वाली फिजिक्स में है ऐसा पोर्शन। लेकिन आपको अगर कहाँ से पढ़ना है तो इसके लिए ये वाला जो पोर्शन है, उसके लिए मैं फिर से आपको एक बार आप सबकी हमारी प्यारी एनसीईआरटी अपनी माता, उसी को ही मैं सजेस्ट करूँगा। एनसीईआरटी इस वाले पोर्शन के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें। तो साथियों, यहाँ पर आपका एक बड़ा वर्जन कंप्लीट होता है। तो साथियों, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन वाले स्टैंडर्ड पे। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो साथियों, अभी के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इतना ही कह के आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने साथियों के साथ अपने वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।